आज हम एक्चुअली ऑफिशियल स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट आवर कोर्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, या फिर आप उसको कंप्यूटर अवेयरनेस कह सकते हो, कंप्यूटर बेसिक्स कह सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। ठीक है, तो ये जो आपके पास कोड है, मतलब व्हाटएवर थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर, दैट इज गोइंग टू बी द फाउंडेशन ऑफ योर कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, तो आपका 30 क्वेश्चंस जो हैं एंट्रेंस एग्जाम में, वो कंप्यूटर अवेयरनेस के बेसिस पे आते हैं, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट टुडे। ठीक है, एम आई ऑडिबल नाउ? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट टुडे, और हम एक एक करके छोटे से टॉपिक से शुरू करके धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे, एंड साथ साथ हम इसके एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है जी, सो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी बेसिक थिंग, व्हाट इज अ कंप्यूटर। सो ये कोर्स स्पेसिफिकली आपका जो डिजाइन है फॉर आईपीयू है, दैट इज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बीसीए एंट्रेंस एग्जाम। बट किसी भी यूनिवर्सिटी का बीसीए एंट्रेंस एग्जाम हो, या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहां पर आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, या कंप्यूटर फंडामेंटल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, दिस कैन हेल्प यू एनीवेयर। ठीक है, सो कंप्यूटर होता क्या है? सबसे पहले, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंप्यूटर? सो ये तो सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना? कैन एनीवन आंसर दिस? अगर आप बोल के आंसर करना चाहते हो, सो देयर इज एन ऑप्शन फॉर हैंड रेज इन योर विंडो। आप उसको अगर प्रेस करोगे, सो यू विल गेट द एक्सेस टू योर माइक्रोफोन एंड यू कैन स्पीक एंड आंसर इट एज वेल। ठीक है जी, सो व्हाट इज अ कंप्यूटर? और यू कैन राइट इन द चैट द वे यू फील कंफर्टेबल इन आंसरिंग। व्हाट इज अ कंप्यूटर? commonly operated machine purposely used for technological and educational purpose। क्या बात है, राघव ने तो प्रॉपर फुल फॉर्म बता दी इसकी। ठीक है, सो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है एक तरह से ये कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल पर्पसेस, एंड रिसर्च भी कह सकते हो अगर आप आर ले रहे हो तो। ठीक है, दैट्स गुड। सो अगर नॉर्मल डेफिनेशन हम लिखे तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू प्रोसेस डेटा एंड फॉर्म इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो डेटा को प्रोसेस करके हम इंफॉर्मेशन फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और जो फुल फॉर्म है वो राघव ने लिखी है यहाँ पे। सो दैट इज कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। फाइन, सो बेसिकली ये जो कंप्यूटर है, ये आप इसको कुछ दोगे डेटा जिसके ऊपर ये प्रोसेसिंग करेगा, और बदले में ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास यहाँ पर, न्यूमैन, वॉन न्यूमैन, architecture of computer. So there was a person named John von Neumann. ठीक है, so जो John von Neumann थे, he was a scientist. He designed the concept of stored procedures in computer, कि आपके जो programs हैं वो कंप्यूटर में stored रह सकते हैं, और उनको हम कभी भी जब भी चाहे use कर सकते हैं। The process of getting an input, processing it, storing it in the computer, and then getting the output, that was designed by John von Neumann. सो जॉन वॉन न्यूमैन के नाम पर इस आर्किटेक्चर का नाम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर रखा गया। अगर आपसे फादर्स ऑफ कंप्यूटर पूछा जाता है, तो वो है चार्ल्स बैबेज, है ना? तो फादर ऑफ कंप्यूटर, अब आजकल ना फादर ऑफ कंप्यूटर भी दो हो गए हैं। तो जो आपके पास फादर ऑफ कंप्यूटर्स पे अगर एमसीक्यू आता है, तो वो है हमारे चार्ल्स बेबेज। और एक आगे है आजकल फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। डू यू नो हु इज दैट? डज एनीवन नो हु इज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग? किसी को पता है? ये आपका काम है, चलो ये आप सर्च करके मुझे बताओगे, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। अगर किसी को पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है, सो दिस इज योर टास्क, यू गोइंग टू फाइंड आउट एंड टेल मी हु इज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। हिंट दे दूंगी इफ यू वांट, लेट मी सी फर्स्ट इफ एनीवन नोज। फर्स्ट नेम बता देती हूँ, लास्ट नेम आप ढूंढना। नहीं पता किसी को? ओके, हिज नेम स्टार्ट्स विद ए, इतना हिंट दे देती हूँ, फर्स्ट नेम भी नहीं बताती। अंजलि नहीं है, ठीक है? हिज नेम स्टार्ट्स विद ए बट अंजलि नहीं है, क्योंकि मैं तो तब थी नहीं ना जब बना था। वेरी गुड स्वर,
वेरी गुड, इट इज एलन ट्यूरिंग। ठीक है, सो कंप्लीट नेम इज दिस। चलो स्वाति ने बता ही दिया, आप लोगों की सर्च का काम बच गया। इट्स ओके उदंत, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि आपको जीके के सेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं कि किसने कब क्या डेवलप किया, बिकॉज इट बिकम्स हिस्ट्री ऑल्सो। तो वो उसमें भी पूछ सकते हैं और कंप्यूटर अवेयरनेस के सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो दोनों जगह से कहीं पे भी ये एमसीक्यू आ सकता है कि हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर्स या हु इज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग एंड हु डेवलप द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वो तो पता ही है, वॉन न्यूमैन का मतलब है जॉन वॉन न्यूमैन ने ही बनाया था। ठीक है, अब ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है क्या? हमारे पास कंप्यूटर को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट है इनपुट। यहां से डेटा जाता है प्रोसेसिंग के लिए। किसके पास? सीपीयू के पास। तो यहां से डेटा जाता है प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के पास, एंड वी हैव आउटपुट ओवर हियर। ठीक है, इसी के साथ यहां हम मेमोरी के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं। और ये जो प्रोसेसिंग है इसके फर्दर हमारे पास पार्ट्स हैं, जैसे कि एएलयू, सीयू एंड MU. So we have ALU, CU and MU. These are the parts. So ये सब हमारे पास इधर है। ठीक है, सो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। कुछ भी काम करना हो आपके सिस्टम में, जब आप कोडिंग भी सीखोगे आगे जाके, ठीक है, या जब भी कभी कुछ भी करोगे, तो कंप्यूटर हमेशा 3 स्टेप्स में चलता है। इट रिसीव्स सम इनपुट, इट प्रोसेसेस इट एंड इट गिव्स सम आउटपुट। सो हमारे पास इनपुट आएगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद आपको उसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इनपुट में देना है पानी, दूध, चाय पत्ती, चीनी, अदरक, इलायची, तो आउटपुट क्या होगा? चाय, है ना? और प्रोसेसिंग क्या होगी कि बॉयल इट, बॉयल इट, बॉयल इट, जब तक आपको लगे कि वो बन नहीं गई है। सो दैट इज एनीथिंग फ्रॉम रियल वर्ल्ड यू पिक अप और एनीथिंग इन कंप्यूटिंग यू पिक अप। हर चीज में इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट होता है। आप एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो, तो जब आप पढ़ रहे हो, जब आप किसी चीज को रीड कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, वो इनपुट है। ठीक है, आपका दिमाग उसको प्रोसेस करके कहीं पे स्टोर कर रहा है। जब आप एग्जाम में उसको लिखते हो, वो आपका आउटपुट है। ठीक है, सो हर चीज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट में चलती है। कंप्यूटर्स की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इनपुट लेने के लिए हमें किसी इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है। सो वी नीड हेल्प ऑफ एन इनपुट डिवाइस टू टेक द इनपुट। कैन यू नेम अ फ्यू इनपुट डिवाइसेस वी यूज विद कंप्यूटर्स? नॉर्मल कंप्यूटर्स के साथ जो इनपुट डिवाइसेस यूज होते हैं, कैन यू नेम फ्यू ऑफ दोस? नेम द इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड, माउस, वेरी गुड, डिजिटाइजर, डिजिटल पेन, वेब कैमरा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, वेरी गुड, स्कैनर, OMR, OCR, ठीक है, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक, वेरी गुड, लाइट पेन, ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ डिजिटल पेन, टच स्क्रीन, दैट्स ऑल्सो इनपुट। आप टच के थ्रू भी इनपुट दे सकते हो, है ना? सो वो भी हमारा इनपुट हो गया। गेमिंग कंट्रोलर्स, वो जॉयस्टिक ही हो गए। ठीक है, सो गेमिंग कंसोल्स में जो गेमिंग कंट्रोलर्स होते हैं, दोज आर योर इनपुट। ट्रैक बॉल, टच पैड ऑफ द कीबोर्ड। ठीक है, सो ऑल दिस कम्स इनटू इनपुट डिवाइसेस, तो जिसके थ्रू कंप्यूटर में डेटा जा सकता है। तो जिस चीज के थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा भेज सकते हैं, वी आर पुटिंग डेटा इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर इज गेटिंग इट्स इनपुट, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या होता है? दैट इज यूज्ड टू टाइप समथिंग एंड गेट दैट इनटू द कंप्यूटर। कीबोर्ड में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम जो कीबोर्ड यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्वेट्री कीबोर्ड, वर्टी कीबोर्ड। कभी आपने अगर देखा हो तो जो आपकी फर्स्ट लाइन होती है कीबोर्ड की, उसमें अल्फाबेट्स कभी भी ABCD की फॉर्म में नहीं लिखे होते, है ना? सो फर्स्ट लाइन में आपके पास जो कीबोर्ड होता है उसमें क्या लिखा होता है? QWERTY, QWERTY, right? It's given like this. So we call it QWERTY keyboard. So it's QWERTY keyboard. और हमारे पास एक लाइन होती थी, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर दी
लिटिल लेजी डॉग, समथिंग लाइक दैट। अगर आपको कभी भी टाइपिंग प्रैक्टिस करनी हो बिना कीबोर्ड पे देखे, तो हम एक फिंगर्स की पोजीशन होती है कि आपको ना ये फर्स्ट फिंगर ए पे रखनी है, सेकंड एस पे, फिर डी पे, फिर एफ पे, ऐसे ही फिर हम छोड़ देते हैं जी और एच को, फिर जे से शुरू करते हैं। और अगर आपने कभी देखा हो तो एफ के ऊपर एक हल्का सा उभरा हुआ निशान होता है, सिमिलरली जे के ऊपर भी एक हल्का सा उभरा हुआ निशान होता है, टू टेल यू कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर्स है वो आपको वहां पे रखनी है और उसके बाद आपके आगे की फिंगर्स आएंगी, एंड देन वहां से पोजिशनिंग होती है, अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनल टाइपिंग सीखते हो तब। ठीक है, बट एनी हाउ, यहाँ पे आपको सिर्फ याद ये रखना है कि जो कीबोर्ड हम यूज करते हैं वो QWERTY कीबोर्ड होता है, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कीबोर्ड्स आर यूजुअली यूज्ड, सो वी यूज QWERTY कीबोर्ड। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास कीबोर्ड में डिफरेंट तरह की कीज होती हैं, सो यू शुड नो दैट हमारे पास 12 फंक्शन कीज होती हैं, F1 से लेके F12 तक। सो F1, F2, F3, F4, F5 ऐसे करके F12 तक होती है, और हर की का कोई ना कोई फंक्शन होता है। किसी से वॉल्यूम बढ़ती है, किसी से वॉल्यूम कम होती है, किसी से ब्राइटनेस बढ़ती है, किसी से ब्राइटनेस कम होती है। F1 से हेल्प आ जाता है, F5 से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द program, depending upon the software we are using, the function keys work differently, but they have a predefined function जिसके लिए वो काम करती है। ठीक है, तो 12 फंक्शन कीज हो गई। 10 आपके पास डिजिट्स होते हैं टॉप लाइन पे जिसके साथ सिंबल्स भी होते हैं। 10 डिजिट्स आपके पास नम पैड पे होते हैं, सो वी हैव अ न्यूमेरिक पैड। नॉर्मल कीबोर्ड्स में होता है, लैपटॉप्स में नहीं होता, काफी लैपटॉप्स में नहीं होता। ठीक है, बट इन योर डेस्कटॉप कीबोर्ड जो प्रॉपर वाले होते हैं, जैसे अपने पास ये वाला कीबोर्ड है, ये बड़ा है, जैसे ये कीबोर्ड है, तो ये प्रॉपर कीबोर्ड है ना, तो इसमें नम पैड आपका अलग से होगा, लेकिन लैपटॉप के ऊपर ऐसा नहीं होता, उसमें एक ही जगह पर नंबर कीज होती हैं। ठीक है, एरो कीज होती हैं टू गो अप एंड डाउन, और आपको यहाँ हर की का पर्पस पता होना चाहिए, पेज अप, पेज डाउन, होम, प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, डेल। सो दिस इज वेरी बेसिक, आप बचपन से यूज करते आ रहे हो, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी की क्या करती है। ठीक है, देन आ जाता है माउस। माउस डिफरेंट तरह के होते हैं। ठीक है, पहले जो होते थे वो बॉल वाले माउस होते थे, फिर अब जो यूज होते हैं वो ऑप्टिकल माउस होते हैं। देन वी हैव वायरलेस आल्सो, कीबोर्ड एज वेल एज माउस दोनों वायरलेस आते हैं आपके पास। तो ऑप्टिकल माउस होता है जो कि लाइट के थ्रू डिटेक्ट करता है मोशन को, है ना। एंड माउस को हम और भी एक नाम से पहचानते हैं, दैट इज पॉइंटिंग डिवाइस। सो माउस इज आल्सो कॉल्ड एज पॉइंटिंग डिवाइस, जिससे आप अपने एरो को इधर उधर ले जा सकते हो एंड कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, एनी ऑफ दीज ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म। ठीक है, देन यू हैव डिजिटाइजर। अब डिजिटाइजर बहुत ही टेक्निकल इनपुट डिवाइस है जो बेसिकली आर्ट वाले लोग यूज करते हैं, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, जिसे हम पेन टैब कह देते हैं। जैसे मेरे पास पेन टैब है, मुझे पेन टैब किस लिए चाहिए, सिर्फ लिखने के लिए। सो द पेन वुड हैव हार्डली 2 और 3 बटन्स, कि आपको कुछ बेसिक ऑपरेशंस उसमें अगर करने हैं तो आप वो बटन प्रेस करके भी कर सकते हो, तो सिर्फ लिखना मेरा काम है। लेकिन जो डिजिटाइजर है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें होता है कि स्ट्रोक की थिकनेस कितनी होगी, कितना प्रेशर उस पर डल रहा है लिखते हुए, मतलब ड्रॉ करते हुए, उस प्रेशर के हिसाब से वो आगे ड्रॉ करेगा। सो डिजिटाइजर इज बेसिकली अ डिवाइस विच हेल्प्स यू टू क्रिएट डिजिटल आर्ट। देन डिजिटल पेन, वो यही वाला ही हो गया, पेन टैब के साथ जो आता है। वेब कैमरा, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो तो मेरी फोटो जो है वो कंप्यूटर में कैसे जा रही है, बिकॉज ऑफ दी वेब कैमरा। ठीक है, OMR OCR, आपका जो पेपर है वो ऑप्टिकल मार्क रीडर के थ्रू चेक होता है, तो आपको शीट्स मिलेंगी वहां पे, जहां पर आप वो जो भी करेक्ट आंसर है उसके हिसाब से सर्कल करोगे, फिर वो मशीन में जाएगा और वो सर्कल को डिटेक्ट करेगा, मार्क रीडर है ना, सो वो मार्क्स को डिटेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपकी चेकिंग होती है। ऐसे ही कैरेक्टर को अगर वो रीड करता है तो वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, ऑप्टिकल का मतलब है लाइट के थ्रू। सो लेजर के थ्रू, लाइट के थ्रू जब ये काम होते हैं तो उसको हम ऑप्टिकल कह देते हैं। स्कैनर ऑल्सो वर्क्स विद लाइट। स्कैनर का काम क्या है कि किसी भी चीज को जो हार्ड कॉपी है, मतलब जो चीज पेपर पे है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो एनीथिंग विच यू हैव ऑन पेपर, चाहे वो पुराने डॉक्यूमेंट्स हो, पुरानी फोटोज हो, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो डिजिटल फॉर्म में, आपके कंप्यूटर में आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ स्कैनर, जो काम आजकल आप अपने फोन से भी कर लेते हो बाय स्कैनिंग इट। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक इज बेसिकली यूज फॉर गेमिंग, जिससे हम अपने मोशंस को कंट्रोल करते हैं, अपने गेमिंग के जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको। और माइक, जो आवाज आप मेरी सुन रहे हो, बिकॉज दिस साउंड इज गोइंग इनटू द कंप्यूटर, आपके पास स्पीकर से आ रही है तो स्पीकर आपका आउटपुट हो गया, माइक यहाँ से मेरा इनपुट हो गया। ठीक है, सो वेरी गुड। सो ये सारे डिवाइसेस आपको याद रखने हैं। आपको इतना इजी क्वेश्चन भी आ सकता है कि पूछ लें कि ये भाई फॉलोइंग डिवाइसेस में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। सो दे माइट लिस्ट यू अ नंबर ऑफ डिवाइसेस एंड दे जस्ट आस्क यू कि इसमें से कौन सा वाला इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। अच्छा, नाउ आउटपुट इज जहां से आपको रिजल्ट दिखाई देता है। सो जहां से आपको रिजल्ट दिखाई देता है, दैट इज आउटपुट। सो नाउ टेल मी व्हाट इज और व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस।
Tell me the examples of output devices. प्रिंटर, मॉनिटर, स्क्रीन जो है आपकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, प्लॉटर, स्पीकर। सो ये बेसिकली हमारे पास मेजर मेजर आउटपुट डिवाइसेस में यही आ जाता है ना। मॉनिटर में ही आ जाएगा आपके पास एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा, है ना, वो सब आपके पास मॉनिटर की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। देखो स्पीकर हो गया जिससे आवाज आएगी। प्लॉटर जो है वो बेसिकली यूज होता है बाय आर्किटेक्ट्स, जो कि उसमें बहुत ज्यादा लाइंस वगैरह ड्रॉ होती हैं, तो उन इन चीजों को ड्रॉ करने के लिए आपका प्लॉटर यूज होता है। बाकी बचे प्रिंटर और मॉनिटर। इसमें आपको थोड़ी क्लासिफिकेशंस भी पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि मॉनिटर है, अभी आप लोगों ने खुद नहीं बताया कि मॉनिटर में हमारे पास सीआरटी होता है, एलसीडी होता है, एलईडी होता है, प्लाज्मा होता है। ये तीनों फ्लैट वाले हैं, ऊपर वाला जो है वो फ्लैट नहीं होता। सीआरटी की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। तो ये पुराने वाले जो टीवी होते थे ना, जो पीछे से ऐसे आते थे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन्स होती थी, है ना। हाँ, आजकल तो ओएलईडी भी आ गया है, राइट विकास, ठीक है। तो जो सीआरटी है वो आपके पुराने ट्रेडिशनल जो टीवी थे, जो पीछे से डायगोनल से बनते थे, उसमें आपकी इलेक्ट्रॉन गन्स के थ्रू स्क्रीन पे पिक्चर आती थी। फिर फ्लैट टीवीज आ गए, उसके अंदर हमारे पास एलसीडी, फुल फॉर्म इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड्स। एंड प्लाज्मा में प्लाज्मा पैनल एक टेक्नोलॉजी होती है, उसके हिसाब से उन्होंने प्लाज्मा पैनल बनाया। अच्छा बताओ ओएलईडी में ओ का क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। सो ये आपको पता होने चाहिए। प्रिंटर्स के केस में जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो प्रिंटर्स के केस में जो क्लासिफिकेशन है वो मैं अभी डिस्कस करूंगी। वी हैव इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट लेट मी फिनिश दिस डायग्राम। फिर मैं आपको प्रिंटर की क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करती हूँ। सीपीयू जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तीन हिस्से क्या है, एएलयू, सीयू, एमयू। हाँ, ओएलईडीज, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स, ओके। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस। तो जो भी कैलकुलेशंस करनी है, जो भी कंपैरिजंस करने हैं, दैट इज डन बाय योर ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देन आई हैव CU, कंट्रोल यूनिट। डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, इनपुट से सीपीयू के पास कब आएगा, सीपीयू से आउटपुट में कब जाएगा, सो ऑल दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय कंट्रोल यूनिट। MU इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट इज प्राइमरी मेमोरी भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में आपके दो हिस्से आते हैं फिर से, रैम एंड रोम, विच वी विल बी डिस्कसिंग। एंड ये जो है ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज के लिए आपका डेटा यहाँ जाता है, ठीक है। अब हम इन हिस्सों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रिंटर के ऊपर। तो प्रिंटर जो है वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन impact printer. So I have impact printers, I have non-impact printers. नाम से पता चल रहा है impact मतलब किसी चीज पे असर डालना, नॉन इम्पैक्ट मतलब असर ना डालना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या असर होगा भाई, प्रिंटर है, प्रिंटिंग हेड को, पेपर को टच करना होता है प्रिंट करने के लिए। सो इफ द प्रिंटिंग हेड has a physical touch with the paper, it is said to be impact printer. और अगर आपका पेपर और प्रिंटिंग का कोई फिजिकल टच डायरेक्ट नहीं है, कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, तो वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, प्रिंटिंग हेड टचेस द पेपर, इसमें प्रिंटिंग इज डन विदाउट टचिंग द पेपर। एग्जाम्पल, impact printer में we have daisy wheel printers, we have drum printers, and we have dot matrix printer. So मेरे पास daisy wheel है, drum printer है, dot matrix printer है. So I have these three category of printers with me. So daisy wheel, drum, dot matrix, ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स है। कभी अभी भी जो पुराने बैंक है ना प्राइवेट, जैसे आप कभी एसबीआई चले जाओ या एचडीएफसी में, तो फिर भी नहीं है डॉट मैट्रिक्स, किसी किसी ब्रांच में आपको मिल जाएगा, बट एसबीआई में या बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप उनसे बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हो ना, तो वो जिस प्रिंटर पे देते हैं उसकी आवाज ऐसे आती है, खच 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 खच, उसके दोनों साइड्स पे ऐसे
होल वाले वो होते हैं, लाइंस होती हैं पेपर पे, तो वो क्योंकि वो फिक्स उसके अंदर करना होता है, फिर वो पेपर ऐसे ऐसे घूमता जाता है और उसके ऊपर प्रिंट होता जाता है। ठीक है, सो वो चीज जो हमारी होती है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, जो मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज विच आई हैव सीन इन माय कॉलेज, क्योंकि हमारे टाइम पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे ही प्रिंट आउट निकालने को देते थे कॉलेज में। ठीक है, डेजी व्हील ड्रम प्रिंटर तो मैंने भी कभी नहीं देखे, सिर्फ बुक्स में देखे हैं, बट आई हैव सीन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आज की डेट में तो कॉलेजेस में भी आपको प्रिंटर से जब आप प्रिंट आउट निकालते हो तो इंकजेट या लेजर प्रिंटर यूज होते हैं, बट अर्लियर वी यूज टू हैव डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इन द कॉलेजेस। बट एनी हाउ, इसमें बहुत आवाज आती है, दे मेक साउंड, दे आर स्लो इन प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इनकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वो भी कम होती है। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं वो फास्ट होते हैं। इसके अंदर हमारे पास इंकजेट प्रिंटर आ जाएगा, इंकजेट से भी फास्ट होता है लेजर प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर्स आर ऑल्सो देयर। इसमें कैसे प्रिंटिंग होती है बिना टच किए? इसमें क्या होता है, देखो इंक आपकी होती है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो ये पेपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं, फिर वो इंक आपके चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है, जहां जहां पे चार्ज है तो वो इंप्रेशन वहां बन जाता है। कभी आपने देखा हो इंकजेट प्रिंटर से अगर प्रिंटर अभी प्रिंट आउट निकला ही है तो वो थोड़ा गीली होती है इंक, यू नीड टू ड्राई इट, अगर आप पहले टच कर दोगे तो फैल जाती है। ठीक है, सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से प्रिंटर किस कैटेगरी में आते हैं। डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉट्स पर इंच। तो प्रिंटर्स की टर्मिनोलॉजी में वी हैव अ थिंग कॉल्ड डीपीआई। सो डीपीआई स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंच। Fine. So that's impact and non-impact printers. Is this clear? अब इसके बाद हम चलते हैं ALU, तो उसमें कुछ फर्दर करने वाला है नहीं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, CU कंट्रोल यूनिट है विच मैनेजेस, बट मेमोरी जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है उसके अंदर हमारे पास डेफिनेटली दो चीजें हैं जो हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं। सो आई हैव रैम and I have ROM. And what is the full form of that? Write down the full form of RAM and ROM in the chat. So primary memory is of two types, RAM and ROM. Very good. So random access memory, read only memory. Very good. ठीक है, so random access memory and read only memory. इसमें से जो RAM है उसको हम main memory भी कहते हैं. What do we call it? मेन मेमोरी। ठीक है, सो रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेन मेमोरी, क्योंकि जो भी चीज प्रोसेसर को चाहिए फॉर द करंट प्रोसेसिंग, whatever it is required, डेटा हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, प्रोग्राम हो, जो भी कुछ चाहिए, whatever is required for the current processing of the system, that has to be there in RAM. So random access memory. ठीक है, ROM is read only memory. इसमें से सिर्फ रीड कर सकते हैं एज द नेम सेज। ठीक है, और इसमें होता क्या है, इसमें होती है स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस, जिससे कंप्यूटर स्टार्ट होता है, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि हार्ड डिस्क में पड़ा होता है, उसका कुछ जरूरी हिस्सा वहां से उठा के रैम में लाया जाता है ताकि प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट कर सके। पर वो जरूरी हिस्से को हार्डवेयर कैसे, मतलब वो आपकी हार्ड डिस्क से रैम में आएगा कैसे और शुरू कैसे होगा, वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रोम में होती हैं, जिसे हम स्टार्टअप या बूटस्ट्रैप लोडर कहते हैं। ठीक है, सो रैंडम एक्सेस मेमोरी किस लिए यूज होती है? यूज्ड टू होल्ड डेटा and instructions required for current processing by the CPU. ठीक है, read only memory holds the startup instructions called as bootstrap loader. So it holds the startup instructions called as bootstrap loader. So random access memory and read only memory. ठीक है, so we have random access memory, read only memory. We have these two things. So ये हो गया हमारा RAM and ROM. अब इसमें क्या कहते हैं? Read and write both operations can be done. Read and write operations can be done. Here only read operation can be done. इसमें क्या होता है? It is called as volatile. This is
नॉन वॉलेटाइल, इसका क्या मतलब? देखो, जो रोम में है वो परमानेंट है, वो फिक्स्ड है, पावर ऑन है ऑफ है कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीज वहां पे सेव्ड है वो वहां पे सेव्ड है और वो वहीं पर सेव्ड रहेगी। ठीक है, दैट इज योर नॉन वॉलेटाइल। रैम जो है वो वॉलेटाइल है, मतलब उसके अंदर जो भी चीज है वो तब तक रहेगी बाय द टाइम पावर इज बीइंग सप्लाइड टू योर सिस्टम। द मोमेंट द पावर सप्लाई इज ओवर और द मोमेंट द प्रोग्राम इट इज एग्जीक्यूटिंग इज, आपने क्रॉस पे क्लिक कर दिया, इट्स क्लोज्ड। सो व्हाटएवर डेटा और इंस्ट्रक्शन वाज स्टोर्ड देयर दैट इज रिमूव्ड, इट इज गॉन, इट क्लियर्स। तो पावर ऑफ होते ही रैम पूरी की पूरी क्लियर हो जाती है, जबकि रोम में ऐसा कुछ नहीं होता, रोम में जो है वो वहीं पर रहेगा। सो दैट इज योर वॉलेटाइल एंड non volatile thing, right? So that's the difference between RAM and ROM. तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। रैम के फर्दर टाइप्स होते हैं, वी हैव स्टैटिक एंड डायनामिक रैम। सो वी हैव स्टैटिक एंड डायनामिक रैम। और रोम में तो बहुत सारे होते हैं, वी हैव पी रोम, वी हैव ईपी रोम एंड वी हैव ईई पी रोम। So PROM stands for Programmable Read-Only Memory. EPROM stands for Erasable Programmable Read-Only Memory. PROM का मतलब क्या है कि रोम का चिप जब मैन्युफैक्चरर से बन के आता है तो ब्लैंक है, उसको एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। Once it's programmed, we cannot change it after that. EPROM is Erasable Programmable Read-Only Memory. इस चिप को इरेज करके दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन इरेज करने के लिए यूवी रेज की जरूरत पड़ती है, अल्ट्रा वायलेट रेज की। सो नॉट रिकमेंडेड। बट आज की डेट में जो हम यूज कर रहे हैं वो डबल ईपी रोम है, दैट इज ईईपी रोम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू माइट हैव सीन दैट ब्लू स्क्रीन, जो अगर आप सिस्टम ऑन करते हो तो आप F11 या डिपेंडिंग अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव डिफरेंट कीज, तो एक शुरू में ब्लू स्क्रीन आती है जहां पर आप चूज कर सकते हो कि बूट अप डिवाइस कौन सा है, या वहां पर हम एक और टॉप लेवल सिक्योरिटी का पासवर्ड भी डाल सकते हैं। बहुत ऑप्शंस जो होती हैं कोर हार्डवेयर वाली वो वहां पर आती हैं। वो एक्चुअली में जो चीज है वो स्टोर्ड होती है रोम में, हाँ बायोस भी वहीं पे होता है। सो दैट इज स्टोर्ड इन रोम। तो वो आपकी ईईपी रोम है अगर आप वहां पर चेंजेस करते हो। सो दैट इज ईईपी रोम विच इज स्टोरिंग द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस इन योर बायोस। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? एनी वन ऑफ यू? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यस, सो इट्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वेरी गुड। ठीक है, और स्टैटिक एंड डायनामिक रैम में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है? Anyone knows what's the difference between static and dynamic RAM? तो स्टैटिक रैम जो है उसमें हमारा कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए होता है। उल्टा नहीं बता रहे हो? हाँ, एक में कंटिन्यू पावर सप्लाई चाहिए होती है और एक में नहीं चाहिए होती है। ठीक है, सो जो डायनामिक है उसमें हमारे पास कैपेसिटर्स यूज होते हैं। वंस अ पावर सिग्नल इज सेंट, उसके बाद उनकी कैपेसिटी होती है वो थोड़ी देर तक सिग्नल्स को मेंटेन करके रखते हैं, कांस्टेंट पावर सप्लाई नहीं चाहिए होती। और फिर थोड़ी देर के बाद हम उसको रिफ्रेश करते हैं, मतलब फिर से हमें उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, सो स्टैटिक के केस में कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए होती है, डायनामिक में साइकिल्स चाहिए होते हैं, मतलब एक बार पावर सप्लाई दी फिर आप रुक गए कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिली सेकंड्स के लिए, और उसके बाद फिर से पावर सप्लाई दी, फिर रुक गए, फिर से पावर सप्लाई दी, तो लेस कंजम्पशन होती है डायनामिक रैम में इन कंपैरिजन टू स्टैटिक रैम। ठीक है, अच्छा, सो ये तो हो गया आपका रैम एंड रोम। एक कैश मेमोरी भी होती है, एनी आइडिया व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैश मेमोरी? What is the purpose of cache memory?
डायनामिक मेमोरीज आर यूज्ड, SD रैम कहते हैं ना, वो एस इज सीरियल डायनामिक रैम, मतलब एस का फुल फॉर्म कुछ और है, बट जो आपकी रैम यूज होती है वो डायनामिक रैम यूज होती है। ठीक है, और कैश मेमोरी रैम से भी ज्यादा फास्ट मेमोरी होती है, सो इट इज अ स्मॉल साइज मेमोरी faster than RAM, used to hold most frequently used data and instructions. So it's small size memory, faster than RAM, used to hold most frequently used data and instructions. ठीक है, तो जो चीज बहुत ज्यादा बार यूज हो रही होती है उसको हम कैश में रख लेते हैं। फाइन। अब लास्ट चीज जो हम आज एक और डिस्कस करेंगे वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपके पास क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा measurement is 1 bit, which can be 0 or 1. हाँ, and 1 bit of data can be stored in a flip flop. So flip flop क्या होते हैं वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो अभी फ्लिप फ्लॉप पे नहीं जाते। ठीक है, अभी सिर्फ इतना डिस्कस करते हैं कि 0 या 1 होती है। फिर हमारे पास एक यूनिट आती है 1 nibble। 1 nibble is equal to 4 bits। ठीक है, and 1 byte is equal to 8 bits। 1 kilobyte is equal to 1024 bytes। 1 megabyte is equal to 1024 kilobytes. Then we have 1 gigabyte, that is equal to 1024 megabyte। फिर उसके बाद क्या आती है, टेराबाइट, that is 1024 gigabyte। फिर है 1 petabyte, petabyte is 1024 टेराबाइट। अब इसके आगे कुछ है, इसके आगे कुछ है, एक नया कुछ ई से आ रहा है पर अभी इतना यूसेज में नहीं है। आई रेड इट समडे, बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एला बिट करके कुछ था, बट अभी तक वो इतना आया नहीं है उसमें, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, एंड द रीजन बिहाइंड 1024 इज क्योंकि 1024 जो होता है वो 2 raised to the power 10 होता है। पेटा, पेटा, PETA, 2 raised to the power 10 is 1024। That's why we are taking everything in the form of 1024। ठीक है, सो आज जो हमने किया ये सबको याद रहेगा, क्लियर है सबको अच्छे से? इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? ठीक है, तो आज से पोल्स नहीं शुरू कर रहे हैं, बट अग से क्या होगा कि जो भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे ना, सो दिस क्लास ऑनवर्ड्स, जैसे आज हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं आप इसको रिवाइज करोगे। ठीक है,
और उसके बाद जब कल क्लास होगी तो उसमें पहले मैं आपसे पोल्स लूंगी, मतलब एमसीक्यूज पूछूंगी, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे जो हमने आज पढ़ा है। फिर हम कल का टॉपिक पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही कल वाले टॉपिक के ऊपर उससे अगले दिन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप रिवाइज कीजिए, and next day first you have to answer 10 multiple choice questions on whatever we have done previous day. हाँ, आज की क्लास खत्म। भारतीय विद्यापीठ के ब्लूमेट में बेटा एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही करनी है, उसमें तो आपको जीके सारा आता है, उसमें सिर्फ आईटी और साइंस वाला नहीं है, बाकी इंग्लिश तो सबके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। कंप्यूटर अवेयरनेस यहाँ से हो ही जाएगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। यस राघव। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे भी रोज एक वीडियो अपलोड होती है एमसीक्यूज की, तो वहां से भी आप एमसीक्यूज देखते जाओ ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए। ठीक है, तो चलिए, दैट इज इट फॉर टुडे, एंड आई सी यू टुमारो। ठीक है, थोड़े अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हाँ, साइंस क्योंकि बहुत वास्ट चीज है ना मोहित, साइंस में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, बट यू कैंट से एनीथिंग। मैथ्स के इजी टॉपिक मैं कराऊंगी, सेट्स, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, वो सब मैं करा दूंगी। ठीक है, बट वो हम शुरू करेंगे 29th के बाद, क्योंकि अभी सीएस और आईपी का पेपर भी है, सो आई एम अ बिट ऑक्यूपाइड विद दैट। लेकिन जब हमारा सीएस आईपी का पेपर हो जाएगा 29 मार्च को, आप में से किसी के पास सीएस और आईपी है, सो 29 मार्च को जब वो एग्जाम हो जाएगा फिर हम मैथ्स भी शुरू करेंगे, राइट? सो दैट इज इट फॉर टुडे। इंग्लिश और जीके के लिए शाम आपको मैं बहुत सारे एमसीक्यूज दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, बाकी आप साथ साथ जो रिसोर्सेज है वहां से भी पढ़ सकते हो। सीओईटी आपको आईपीयू के लिए देने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ टारगेट कर रहे हो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को तो सीयूईटी इज नॉट रिक्वायर्ड, पर अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो तो आप सीयूईटी दो, बट आईपीयू के लिए अगर आप सीईटी दोगे तो वहीं से ही आपकी एडमिशन होगी, क्योंकि जो बची हुई सीट्स होती है वो ही सिर्फ सीयूईटी के पास जाती है। सो सीयूईटी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, so that's it for today, see you tomorrow.